आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिजनेस मैथ पेपर 2022 एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ खान बोर्ड। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है, इंक्रीजिंग रुपीज 60 इन द रेशियो ऑफ 3:2 गिव्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक नंबर को एक पर्टिकुलर रेशियो के रिस्पेक्ट से इंक्रीज करना है। तो याद रखें कि हमारा जो रेशियो है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, एक इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो ऊपर की वैल्यू जिसको नॉमिनेटर कहते हैं, ये वैल्यू स्मॉलर लिखी जाती है। अच्छा, जब हमने इंक्रीज करना हो तो हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त हमने क्योंकि इंक्रीज करना है तो हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेशन से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 90। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास वॉज रिड्यूस्ड बाय 2:5। अच्छा, यहाँ पर आगे पढ़ने से पहले हम जरा ये एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये भी सेम लॉजिकल क्वेश्चन है जैसा जी कि क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो रेशो है वो प्रॉपर लिखा जाएगा, इन प्रॉपर लिखा जाएगा। अब की बार इन प्रॉपर लिखा जाएगा। इन प्रॉपर किसे कहते हैं? जिसमें ऊपर की वैल्यू यानी कि नॉमिनेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, 2/5। अच्छा, लेकिन इन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें ये 60 नंबर दिया था, लेकिन इसमें नंबर नहीं दिया। तो उस नंबर को मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय 2/5। आगे हम पढ़ते हैं, इफ 20 स्टूडेंट आर नाउ अलाउड टू सिट इन द क्लास। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है, मतलब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वो 20 है। देन द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास वाज, तो इसका मतलब है वही हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कैलकुलेट करना है जिसको हमने ऑलरेडी x सपोज किया हुआ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल होगा 20 × 5 डिवाइड बाय 2। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है 50। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। द गिवन टेबल शो द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये टेबल में हमें एक्स की वैल्यू 2 से 3, 3 से 6 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ वाई की वैल्यू 21 से 14, 14 से 7 क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। तो फ्रॉम द टेबल द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्स इज। अच्छा, यहाँ हमें क्लियरली टेबल के अकॉर्डिंग अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि एक्स और वाई के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स प्रोपोर्शन का साइन आता है 1/y। अच्छा, तो जब हम इसको प्रोपोर्शन के साइन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब इसको इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है के इंटू 1/y। तो असल में क्वेश्चन में हमसे यही के कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू जो कि एक्स और की जो दो वैल्यूज हैं ये इसमें पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है टेबल में 2 है, के हमने कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू हमारे पास होगी 21। अच्छा, अब ये 21 यहाँ पर के से बेसिकली वो डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 21 × 2 42 हो जाएगा के। तो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू 42 है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विथ x, यानी कि y डायरेक्टली विथ x, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंड इनवर्सली विथ t, तो t रेसिप्रोकल में आ जाएगा। इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 4। अच्छा, हमें इन्होंने ऑलरेडी k की वैल्यू दे दी है 4। देन द वैल्यू ऑफ p इज, अच्छा ये p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम टेबल में देखें, टेबल में हमारे पास ये दोनों वैल्यूज x की हैं, 6 और p। तो बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। y की दो वैल्यूज गिवन है 12 एंड 3। t की वैल्यू दोनों गिवन है 2 एंड 20। असल में हमें ये तीन वैल्यूज यूज करनी है, p, 3 और 20। अच्छा, पहले हम जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो जब मैं इसको इक्वल के साइन में कन्वर्ट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट के आएगा एक्स अपॉन टी। अच्छा, हमें ऑलरेडी के इन्होंने बता दिया है कि हमारा 4 है, तो मैं उसकी जगह 4 पुट कर दूंगा। तो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x अपॉन टी। अब मैं ये तीन वैल्यूज यूज करूंगा क्योंकि इन्हीं में मेरा p है। देखें, यहाँ पर y की जगह मैं पुट करूंगा 3, x 4 हमारा वही है, x की जगह क्या आएगा, x की जगह p आएगा, और t की जगह पर क्या आएगा, 20 आएगा। अब मैंने ये p कैलकुलेट करना है। तो अगर ये देखें, ये 20 यहाँ p से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। तो p का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 3 × 20/20 अपॉन 4। तो बस हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास 15 आ जाता है। ठीक है, इसका बी आंसर है। अच्छा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द साइज ऑफ द पेपर इज 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आई थिंक यस, क्योंकि ये स्मॉलर है तो ये विड है, ये लेंथ है। इफ द लेंथ एंड द विड आर डिक्रीज इन द रेशो, देखें फिर दोबारा वही डिक्रीज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था, वही सेम लॉजिक का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हमें क्लियरली बताया गया है डिक्रीज। अच्छा, लेंथ भी डिक्रीज हो रही है और विथ भी। तो चलें, पहले मैं विथ की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। विथ का जो डिक्रीज है, विथ का एक्चुअल वैल्यू क्या है, विथ की 24 है। तो मैं 24 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्रॉपर से या इन प्रॉपर फ्रैक्शन से, यस इन प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो जब मैं 24 को इन प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 16 आता है। जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 8 × 2 = 16। अब मैं लेंथ की बात करता हूँ, तो लेंथ मेरी कितनी है, 30 है। मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी डिक्रीज हो रही है तो इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना बनता है, 20। तो अब मेरी जो नई डायमेंशंस या एरिया है वो 16/20 बनता है। तो इस रिस्पेक्ट से मेरा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 8%, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 8%। अ फैन कॉस्ट, जो फैन की कॉस्ट है वो, यानी कि जितने का ये मिल रहा है वो 3500 का मिल रहा है, और इसका मार्क प्राइस ऑफ द फैन वॉज, यानी कि हमें मार्क प्राइस मालूम करनी है। तो इसकी कॉस्ट है, इसको मैं सेलिंग प्राइस कह सकता हूँ, और मैंने मार्क प्राइस मालूम करनी है। अच्छा, इसका एक सिंपल सा रिलेशन होता है, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, ये लिखना चाहिए था, मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 100/100 माइनस, क्या है डिस्काउंट हमारा, 8, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को 100/92 से मल्टीप्लाई कर दें, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि मार्क प्राइस अगर हमने कैलकुलेट करनी हो या मार्क प्राइस, तो आप 100 जो भी डिस्काउंट के बाद हो उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारा आंसर जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 3220 आ रहा है। आई थिंक इस ऑप्शन में नहीं है, ये आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अफीफा अतीफा बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शू फॉर ₹5,000 फ्रॉम अ फैक्ट्री आउटलेट। तो उसने ये खरीदा है, यानी कि उसकी ये कॉस्ट प्राइस है, एंड सेल इट, अच्छा उसने सेल किया है, तो यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गई एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। द सेल प्राइस ऑफ द शू, यानी कि हमें सेल प्राइस मालूम करनी है।
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि वो भी हम इसी तरीके से, इसी लॉजिक से जो ऊपर मैंने इस्तेमाल किया था, वो ये है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट। क्योंकि हम यहाँ सेल करते हुए प्रॉफिट ऐड हो रहा होता है, तो इसको भी हम एक फॉर्मूला ही की शक्ल में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन, सॉरी, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 100, और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10% है ना। तो ये जब 100 में ऐड होगा तो ये 110 हो जाएगा। तो अगर मैं इससे एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों ना बना लूँ, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनेगा, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस बराबर होगा कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 100। तो आप क्या करो कि जो वैल्यू इंक्रीज हुई है परसेंट में, उसको ऊपर लिखो। ये हमारा सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। तो अगर मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करता हूँ, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी, 5000 थी, 110/100 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेल प्राइस बनती है 5500, सी आंसर है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आर्यन टुक अ लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनएम। तो हमें रेट दिया गया है 5%। इसको मैं डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा, 100 से डिवाइड करके 0.05। अच्छा, ये पर एनएम कह रहा है, तो इसका मतलब है पूरे साल में सिर्फ एक ही पीरियड है, मतलब एम की वैल्यू 1 है। तो इसको अगर मैं 1 से भी डिवाइड कर दूं तो मेरा रेट जो पर पीरियड होगा वो 0.05 ही रहेगा। अच्छा, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, टाइम जो मुझे दिया गया है वो 5 साल है, 5 years है। इफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज 15,000। अच्छा, मुझे यहाँ इन्होंने इंटरेस्ट गिवन दिया है 15,000। देन द प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, यहाँ कहीं पर भी कंपाउंडेड का वर्ड नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और अगर आपको याद हो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू PRT। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, P कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होगा I/RT। हमारे पास I कितना है, 15,000 है, और R कितना है, 0.05 है, और T हमारे पास है 5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 60,000, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्रीम इज प्लानिंग टू बोरो अ लोन फ्रॉम अ बैंक इफ अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक इज 10% पर एनम। ये भी हमारा सेम कंडीशन है, रेट हमारा 10% है, डिवाइड बाय 100 किया, 0.1 आया, पर एनम होने की वजह से डिवाइड बाय 1 किया, तो इफेक्टिव रेट पर पीरियड हमारा 0.1 आ गया। ये जो टाइम हमारा 5 years है। देन द इफेक्टिव एनुअल रेट वुड बी। अच्छा, यहाँ हमें इफेक्टिव रेट मालूम करना है। देखिए, इफेक्टिव रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। इफेक्टिव रेट, इसको सही से बनाते हैं। इफेक्टिव रेट का ये फॉर्मूला है 1+R⁻n-1। अच्छा, यहाँ n बेसिकली, एन जो होता है वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट होता है, एन बराबर होता है M×T। क्योंकि हमारे पास पर एन एम था, तो M1 है, तो 1×5, तो ये हमारा N5 ही होगा। अच्छा, मतलब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 1+R हमारा है 0.1, ये 5 है, -1। अब हम इसको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, तो ये आंसर आएगा 0.61। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ऑर्डिनरी इन्विटी? पेमेंट्स आर मेड
एनुअली ओनली। इसका ऑप्शन ए ही हमें दुरुस्त लगता है, क्योंकि ये बात गलत है कि हम इन्यूइटी के अंदर कभी भी एनुअली नहीं, हम अपनी मर्जी से पीरियड वाइज देते हैं। तो मुझे ऑप्शन ए ही करेक्ट है। चलिए हम दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये बात सही है, क्योंकि हम लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी रॉन्ग है। हाउसिंग लोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी इन्यूइटी, बिल्कुल सही, ऑर्डिनरी इन्यूइटी की एग्जांपल है, क्योंकि जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो हम एक किस इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही पैसे सबमिट करा रहे होते हैं। तो ये भी एक इन्यूइटी की एग्जांपल है। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्यूइटी गोज अप व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल्स। हाँ, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। इन्यूइटी के लिए ये बात दुरुस्त है कि जब भी इंटरेस्ट रेट गिरता है तो ऑर्डिनरी इन्यूइटी की वैल्यू कम होती है। तो ये ए बी सी और डी तीनों ऑर्डिनरी इन्यूइटी को डिफाइन करते हैं, लेकिन ए ऑर्डिनरी इन्यूइटी की बात इनकरेक्ट है, इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर टू आंसर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। अच्छा जी, हमारे पास है ज़ारा डिपॉजिट 5,000 एट द एंड ऑफ ईच पीरियड फॉर 3 मंथ फॉर 6 years एट 3% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमारे पास ये दो क्वेश्चन 11 एंड 12 की इंफॉर्मेशन हम ये ज़ारा वाली यूज करेंगे। ज़ारा ने 5,000 डिपॉजिट किया है और एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, अच्छा वो कैसे 3 मंथ वाइज वो डिपॉजिट कर रही है। चलें हम जरा क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ कंपाउंडेड पीरियड्स आर। देखिए हमारे पास 3 मंथ्स का मतलब ये है कि, या आसान वर्डिंग में अगर मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली को देख रहा हूँ तो मेरा एम जो है वो 4 है, यानी कि एक साल के 4 पार्ट्स। तो अगर मैं कंपाउंडेड पीरियड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जिसको हम एन भी कह सकते हैं, तो एम मल्टीप्लाई बाय टी इन ईयर्स। अगर मेरे पास साल हों और उनको हम एम से मल्टीप्लाई कर दें, एम हमारा 4 है और कितने साल है हमारे पास, 6 years है, तो 4 6 का कितना होता है आंसर, 24। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। अच्छा रेट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले रेट लिखते हैं। हमारा रेट है 3%। तो पहले मैं रेट को 3% को डेसिमल में चेंज करूंगा 100 से डिवाइड करके, तो ये आएगा 0.03। अब हमारे पास जो है इसको डिवाइड करते होते हैं एम से। एम हमारा कितना है, 4 है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, ये असल में रेट पर पीरियड कैलकुलेट होता है जब आप इसको एम से डिवाइड करते हो, तो ये वैल्यू आती है 0.0075। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिस्टर जमाल टू का लोन ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम अ बैंक एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख का, क्योंकि ये इसने लोन लिया है, और रेट हमें दिया गया है 9%, जिसको अगर मैं पहले डेसिमल में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 0.09। और ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.09 ही रहेगा। आफ्टर 3 years, मतलब हमें टाइम दिया गया है 3, द अमाउंट पेएबल। अच्छा यानी कि हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है टू द बैंक विल बी। अच्छा यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हम कंपाउंड अमाउंट का लिखेंगे। वो फॉर्मूला है ए बराबर है P/1 प्लस आर पावर एन। अच्छा यहाँ एन वही है, एन जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करना बताया था कि n बराबर होगा m मल्टीप्लाई बाय टी। हमारा m कितना है, 1 है, t हमारे कितने साल है, 3 साल है, तो n हमारा 3 है। तो अब अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पर, पहले हमारा 2 लाख हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। 1 प्लस आर हमारा है 0.09 और पावर हमारी 3 है। तो जब हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 259,005.8, बी ऑप्शन। अच्छा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इज। अच्छा ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, तो ये पहले ऑर्डर पेयर को हम कह देते हैं x1 y1, दूसरे ऑर्डर पेयर को x2 y2, मतलब उनकी जो वैल्यूज है। क्योंकि जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है वो ये है,
स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, लेकिन फिलहाल अभी मैं y2 ले रहा हूँ। y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर आप गौर से देखें, y2 की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, और फिर माइनस का साइन, ये फॉर्मूले का साइन आएगा। फिर y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो भी b अपॉन ए है। इसको हम डिवाइड करेंगे। अब x2 की वैल्यू हमारी है a अपॉन बी, फॉर्मूले का माइनस का साइन आएगा, और x1 की वैल्यू है a अपॉन बी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, ऊपर माइनस बी अपॉन ए जो है, ये तो दोनों सेम नंबर, सेम फ्रैक्शन है, और दोनों में सेम साइन है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, -2/2b अपॉन ए, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। साइन हम माइनस की लिखेंगे, लेकिन नीचे हमारे पास क्या है, a अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी, तो ये क्या होगा, ये जीरो आएगा। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें, ये हमारा फ्रैक्शन है जिसमें फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो है। जब भी डिनोमिनेटर जीरो हो, ऊपर कोई भी वैल्यू हो, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है इनफाइनाइट। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा डी आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, द स्लोप ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। जब हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो और उससे हमें स्लोप मालूम करना हो, तो हमें अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में चेंज करना होता है। हमें जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, ये y को लेफ्ट हैंड पे रखना है, बाकी सारे नंबर राइट हैंड पे ले जाएंगे। तो ये 2x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये 3y से मल्टीप्लाई होगा, हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से -2/3 हमारा क्या है, स्लोप है। वो कैसे, अगर मैं इसको जरा कंपेयर करूं इसी इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स की जगह एक्स है, एम की जगह क्या लिखा हुआ है, -2/3। तो इस लिहाज से हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आर 1/2 and 3। तो जब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, दोनों एक साथ दिए हो, तो एक्स इंटरसेप्ट का सिंबल होता है स्मॉल ए, और वाई इंटरसेप्ट का सिंबल होता है स्मॉल बी। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है इस जिसको स्लोप, सॉरी, जिसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास x अपॉन ए की वैल्यू है 1/2 प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 1। अच्छा देखें, यहाँ x अपॉन 1/2 है, तो बिल्कुल जब फ्रैक्शन के सबसे नीचे जो वैल्यू होती है, डायरेक्टली अगर आप समझना चाहें तो ये डायरेक्ट ऊपर x से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये हो जाएगा 2x/1। वन मैं खुद लिख रहा हूँ ताकि मैं अपना फ्रैक्शन दिखाता रहूं। अच्छा, अब मैंने इसको सिंपलीफाई करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो आंसर दिए हैं बड़े सिंपलीफाइड फॉर्म में दिए हैं, फ्रैक्शन में तो है ही नहीं। तो मुझे ये फ्रैक्शन खत्म करना है, फ्रैक्शन खत्म करना है तो फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखें, ये 1 और 3 का एलसीएम में मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करने का, 3 से। इसको यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब मेरा ये हो जाएगा 6x/3 प्लस, ये हमें चेंज नहीं करना, इक्वल टू 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, ऊपर क्या वैल्यू आएगी, 6x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जो शक्ल बनती है 6x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इस लिहाज से हमारा ए आंसर करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 इज। अच्छा, हमें इक्वेशन मालूम करनी है, वो इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब अगर मैं कार्डिनल प्लेन बनाऊं, तो वो लाइन कुछ इस तरह से है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक चीज हमें याद रहनी चाहिए कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो स्लोप होता है वो जीरो होता है।
तो इसका मतलब है हमें स्लोप 0 मिल गया, और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, -3। तो हमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको स्लोप पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, y-y1 इक्वल टू mx-x1। इसमें ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम अगर हमें एक पॉइंट, ऑर्डर पेयर और एक स्लोप दिया हुआ हो तो हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास y-1 कितना है बेटा, ये है y1 है -3। तो ये -3 आ गया, इक्वल टू m हमारा 0 है, और x-x1 हमारा 2 है। ठीक है, क्योंकि याद रखें ये वैल्यू x1 होती है, ये वैल्यू y1 होती है, अगर हमें सिर्फ एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ हो। अच्छा, ये वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y+3 इक्वल टू 0 देखते हैं, ये हमारे ऑप्शन में है, ये सही, ये डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अच्छा, एक हमें एक इक्वेशन मालूम करनी है एक लाइन की जो कि परपेंडिकुलर इस लाइन की है। तो मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ क्यों ना कर लूं, पहले मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। अच्छा, इस हमारे पास कंडीशन कुछ ये है कि लेट सपोज x+2y इक्वल टू एक इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर एक इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। अच्छा, और आगे कह रहा है पासिंग थ्रू, मतलब ये वाली लाइन पास हो रही है 0, -1 से। तो हमने ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें, ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, उसको हम m1 कह देंगे, उसकी मदद से हम परपेंडिकुलर लाइन का m2 कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले हम m1 कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा फॉर्मूला तरीका होगा। पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे x+2y इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि x उधर जाना चाहिए, y बराबर किसके हो जाएगा, -x/2। तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर करूं तो m किसके बराबर है मेरा, m बराबर है -1/2। अच्छा, ये मैंने इसको m1 कहा था तो ये m1 हो जाएगा। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, और एक का हमें ग्रेडियंट पता हो तो दूसरे का कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सिंपल सा मेथड होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो है 1/2, मल्टीप्लाई बाय m2 हमने कैलकुलेट करना है। तो अब ये -1/2 जब दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। तो अब हमें इस इक्वेशन का स्लोप भी पता चल गया जो कि है कितना, 2 है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, वही अभी ऊपर जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, y-y1 का, y-y1 इक्वल टू m × x-x1। y1 हमारा ये है, तो ये -1 हो जाएगा। m हमने अभी कैलकुलेट किया है, परपेंडिकुलर लाइन का 2 है, और x-x1 0 है। अब हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं, y+1 होगा, ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास जो ऑप्शन हैं इनमें हमारा राइट हैंड साइड पे 0 है, तो इस 2x को हम उधर ले जाते हैं। तो अगर मैं इस 2x को उधर ले जाऊं, लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2x प्लस है, तो हम इस 2x को क्यों लेके जाएं, हम इस एक काम करते हैं, हम y+1 को उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है हमारा, इन अ गिवन ग्राफ द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज। तो हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में हमें क्या मालूम करना है, x इंटरसेप्ट। अच्छा, x इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, ग्राफिकली मैं बता दूं, जब कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो जिस पॉइंट पे, तो मेरे पास यहाँ ये x एक्सिस को लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये y इंटरसेक्ट y एक्सिस को कर रही है। तो अगर मैं यहाँ आंसर देना चाहूँ तो x इंटरसेप्ट क्या है मेरा, 2 है। चलो मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि y इंटरसेप्ट मेरा क्या होगा, -6, लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ x इंटरसेप्ट में हासिल करना है, तो मेरा ऑप्शन जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो 2 है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, द गिवन ग्राफ शो फोर लीनियर फंक्शंस एम एन पी एंड क्यू। ये हमें बहुत सारी, तकरीबन हमें 4 लाइंस नजर आ रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लाइंस हैव अ पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, अब आप गौर से देखें। पहले हम स्टार्ट एन से करते हैं। एन की लाइन डाउनवर्ड नीचे जा रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसके बाद एम की बात करते हैं। एम जो है अपवर्ड, राइट अपवर्ड जा रही है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। पी भी राइट अपवर्ड जा रही है, तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा। अब जरा क्यू को देखते हैं। क्यू एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर आपको याद हो, इसका स्लोप 0 होगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 लाइन है, एम और पी, जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अच्छा, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फैक्टर, मतलब फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि x+2 इक्वल टू 6, x-3 इक्वल टू 6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई और करूं तो x बराबर हो जाएगा 6-2, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। और यहाँ पर x हो जाएगा हमारा 6+3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा 4 और 9 आंसर होगा, जो कि डी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू x² - 6x + 5 इज। अच्छा देखें, यहाँ जब मिनिमम वैल्यू की बात होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक तो वर्टेक्स पता होना चाहिए। और वर्टेक्स में हमारे पास दो, एक वर्टेक्स बेसिकली एक ऑर्डर पेयर है, जिसमें एक वैल्यू होती है h, एक वैल्यू होती है k। और h जो होता है वो x को रिप्रेजेंट, x का पॉइंट होता है, और k y का पॉइंट होता है। तो जब भी हमें मिनिमम वैल्यू कहे या मैक्सिमम वैल्यू कहे, तो वो बेसिकली y की वैल्यू कह रहा होता है। तो हमें असल में वर्टेक्स में y यानी कि k कैलकुलेट करना है। तो वर्टेक्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, जो कि हमें याद होना चाहिए। वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, -b/2a, कॉमा -b² -4ac अपॉन 4a। देखें, असल में मैंने सिर्फ k कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं इस फॉर्मूले को फोकस करूंगा। अच्छा, अब ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन में a क्या है? a कहते हैं x² के कोफिशिएंट को। x² का कोफिशिएंट 1 है। b x के कोफिशिएंट कहते हैं, जो कि -6 है। और c हमारा जो भी नंबर है उसको कहते हैं, ये हमारा 5 है। तो अब ये सारी वैल्यूज मैं क्या करूंगा, इस जगह पर इस पार्ट में पुट कर दूंगा। तो अगर मैं इसे पुट करता हूँ, तो -b की जगह मेरे पास क्या आएगा? -6 का स्क्वायर। फिर का -4a की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। c की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। अगर मैं इस वैल्यू को नीचे से डिवाइड करता हूँ 4 × 1 से, अब जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये 36 - 20 आता है। नीचे कितना आता है? 4 आता है। 36 - 20 कितना होता है? 16, माइनस का 16/4। तो इस रेस्पेक्ट से मेरा आंसर आता है -4। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, व्हाट शुड बी एडेड टू द एक्सप्रेशन 5x² - 3x टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास इसकी एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाए, उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 5x², इसमें ये इसके साथ कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को इस 5 से, अच्छा पहले मैं इसको एक इक्वेशन के बराबर ले लेता हूँ, सपोज करके। अब मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 3/5x = 0। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस पूरी यहाँ पर ये जो मिडल वैल्यू है, ये मैं आपको बड़ा शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। जो मिडल वैल्यू है,
इसमें से मैं टू कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, आप ये चेक करें। इसमें से मैं टू कॉमन नहीं ले सकता। अगर तो मैं इसमें से टू कॉमन ले सकता होता तो वो अलग बात होती। फिलहाल हमारा केस ये है कि हम इसमें से टू कॉमन नहीं ले सकते। तो मैं इस मिडिल टर्म को टू से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं मिडिल टर्म को सिर्फ टू से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाती है 3/2 × 5, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा, ये मिडिल टर्म की बात कर रहा हूँ मैं किसी और टर्म की बात ही नहीं कर रहा। तो ये मेरी मिडिल टर्म क्या बन जाती है, ये बन जाती है -3/10। अब जरा जहन में रखिएगा, ये 3/10 का स्क्वायर। अब तीसरी और आखिरी बात याद करने की क्या है कि 3/10 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे तो ही हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो इसलिए से ऑप्शन डी। तो अच्छा, मैं दोबारा ये स्टेप्स रिपीट कर दूं। याद रखें, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं था, तो जब भी मैंने इसको 5 से डिवाइड किया। दूसरा ये है कि जो मिडिल टर्म बन रही थी, यानी कि जो सेकंड टर्म हमारी एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें हमने टू कॉमन लेना होता है। जब टू कॉमन लेते हैं तो जो बचता है वही मेरा, उसका स्क्वायर जो होता है वो मेरा ऐड करना होता है। लेकिन फिलहाल मेरा यहाँ टू कॉमन नहीं था तो मैंने इसलिए टू से डिवाइड किया। तो एक सिंपल डायरेक्ट टिप है या ट्रिक है, जिसको आप याद कर लें तो आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो जब मैंने इसको किया तो ये 3/10 आया, फिर 3/10 का स्क्वायर 9/100। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन डी करेक्ट है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा है द वर्टेक्स। अच्छा, फिर वही वर्टेक्स हमें मालूम करना है। याद होगा आपको, वर्टेक्स का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। अभी मैं क्या काम करता हूँ, पहले ए मेरा 1 है, बी मेरा -6 है, सी मेरा 10 है। तो अगर आपको याद हो तो वर्टेक्स में एच और के, और एच की वैल्यू थी -b/2a। अच्छा, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा वर्टेक्स के हवाले से, जिसमें हमें के कैलकुलेट दूसरे तरीके से करेंगे। फिलहाल मैं पहले एच कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। एच मतलब के माइनस का बी, -6, और ए हमारा क्या है, 1 है। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 6/2, और ये वैल्यू आ गई 3। अब देखें, ये मेरे पास एच की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो जो ऐसे मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, के का फॉर्मूला पुट कर दें। लेकिन इसकी एक और आसान टिप है कि इस के की वैल्यू को या इस एक्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, एक्स की जगह पर 3 पुट कर दूं, तो ये यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर -6, 3 + 10। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 18 + 10। तो अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ना अब हमारा एच क्या आ गया, एच हमारा हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 3, और के क्या आया, 1 आ गया। तो 3,1 थोड़ा सा आसान तरीका है वर्टेक्स निकालने का, तो इसलिए इफेक्ट से डी आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है द रेंज ऑफ द फंक्शन y = x - 1 होल स्क्वायर -1। अच्छा, जो रेंज होती है बेसिकली वो क्या होती है, ये हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए। ऑल वैल्यूज ऑफ y, y की सारी वैल्यूज को रेंज कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वही वर्टेक्स वाला ही तरीका है, इस इक्वेशन में से वर्टेक्स निकालना है। अच्छा, अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन है तो हमारे पास एक वर्टेक्स की फॉर्मेट की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, y = a × x - h का स्क्वायर प्लस के। अच्छा, अब यहाँ पर h क्या आपको नजर आ रहा है, h हमारा 1 है, k हमारा, k क्या है हमारा, -1 है। अच्छा, k किसको रिप्रेजेंट करता है, y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू -1 है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कहा ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो ये एक रेंज होगी। तो वो रेंज कैसे आएगी, अगर आपको याद हो कि जो पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है, उसमें हमारे पास दो शेप्स होती हैं। अगर हमारा ए, यहाँ जो ए है, ये जो ए है ये पॉजिटिव हो, तो हमारा पैराबोला इस शेप का होता है, ओपन अपवर्ड। तो ये जो वैल्यू होती है ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो इस वक्त हमारी जो y की वैल्यू मिनिमम है वो है -1।
लेकिन बाकी ये सारी ऊपर तक जो वैल्यूज हैं, ऊपर तक मतलब इन्फिनिटी तक, ये सारी y की वैल्यू है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? y इज इक्वल टू -1। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। इस ऑप्शन को अगर हम गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। मतलब y की वैल्यू -1 भी है और इससे बड़ी भी है, और कहाँ तक जा रही है? ये लेस देन इंफिनिटी। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी? रेंज कहलाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। आतिफ एंड आलम वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 5 days। अच्छा जी, आतिफ और आलम, चलो आतिफ को मैं ए ले लेता हूँ, आलम को बी ले लेता हूँ। दोनों मिलकर एक टास्क कंप्लीट करते हैं 5 days में। वाइल वर्किंग अलोन, आतिफ वुड टेक 5 days लेसर देन आलम। अच्छा, अगर मैं आलम को, जो कि बी है, इसको सपोज करता हूँ एक्स, तो फिर आलम साहब काम करेंगे x-5 days में, क्योंकि ऑलरेडी इसने ये कहा है वाइल वर्किंग अलोन आतिफ वुड टेक 5 days लेसर देन आलम। अच्छा, अब यहाँ सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि मैंने यहाँ पर आलम को ही क्यों सपोज एक्स के तौर पे किया है। एक सिंपल सी टिप है कि जिसकी वैल्यू सबसे कम हो ना, उसको हम एक्स के तौर पे सपोज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ लेकिन हमें पूरी इक्वेशन इन्होंने रेसिप्रोकल की शक्ल में दी है, तो फिर मैं इसको 1/x कर देता हूँ बी को, मतलब जो कि आलम की वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x-5 हो जाएगी। और इनका वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा 1/5। तो ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड करने हैं आप, 1/x + 1/x-5 इक्वल टू 1/5। तो ये हमारा एक रिलेशन बनेगा। हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। जरा देखते हैं कहाँ पर है ये है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है? 27। y = x-1 होल स्क्वायर + 5। ये भी हमें एक पैराबोलिक इक्वेशन नजर आ रही है। रिप्रेजेंट द कॉस्ट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज देन द मिनिमम कॉस्ट। दोबारा कॉस्ट, मिनिमम का वर्ड आया, मिनिमम का मतलब या मैक्सिमम का मतलब है मिनिमम वैल्यू। ये y की वैल्यू है, मतलब y किसकी वैल्यू है? ये k की वैल्यू है। अभी हमने देखा था, मैं दोबारा वो इक्वेशन लिख देता हूँ, y = a x-h का स्क्वायर प्लस के। तो हम अगर इसको देखें, हमारे के की वैल्यू क्या है? 5 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 5 है। सिंपल, अगर हमें ये याद हो तो हम इसको एक मिनट से भी कम वक्त में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 है, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x-2y = 10 एंड y-x = 2 इज। अच्छा, हमारे पास ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और हमें क्या वैल्यू मालूम करनी है? एक्स की। अच्छा, जब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वैसे तो दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन में से वाई की वैल्यू यूज करूंगा और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं इक्वेशन 2 को यूज करते हुए y की वैल्यू निकालता हूँ। y बराबर होगा 2 + x, क्योंकि यहाँ x माइनस का है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। और इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। तो इस इक्वेशन में मैं अगर पुट करता हूँ तो ये x की जगह x रहता है -2, y की जगह क्या आ जाता है? 2 + x आ जाता है =10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x-4, 2 to the 4 होता है, और माइनस का 2x =10। तो x-2x क्या होता है? माइनस का x, और ये -4 अगर उस तरह साइड पे चला जाए तो 10 + 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? ये 14 हो जाएगा। तो ये माइनस का x 14 के बराबर है, मतलब x बराबर है -14। तो ए हमारा सही है। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैं गाइड कर दूं कि अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, और अगर मैंने y मालूम करना होता तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये हमारे पास भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ ये पावर 2 की है। इसमें जो मुझे इक्वेशन नंबर 2 है वो मुझे थोड़ी सिंपल लग रही है।
इससे डायरेक्टली मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आ सकती है। तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1 के। तो एक तो ये मेरी इक्वेशन है, अगर मैं इसको इसमें डायरेक्टली पुट कर दूं तो मेरा y आ जाएगा। लेकिन यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू भी कैलकुलेट होती है। वो कैसे होती है कि अगर मैं दोनों साइड पे अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास x की वैल्यू आती है +-1। तो ये x की वैल्यू तो आ गई। अगर मैं यही वैल्यूज, या बल्कि मैं ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करता हूँ, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। y अपनी जगह वैसे ही है, 3x² इक्वल टू 4। 3y² बराबर हो जाएगा 4-1। y² बराबर होगा, अच्छा ये 4-1 क्या होता है, 3, और 3 चूंकि y से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको इधर आके डिवाइड होगा। तो y² भी 1 के बराबर है। इसका मतलब y की जो वैल्यूज है अगर मैं अंडर रूट लूँ तो +-1 होगा। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द सॉल्यूशन रीजन ऑफ x+y <3 एंड x <2। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम क्या कर लें कि इन इक्वलिटीज को एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3, 1, 2, 3। अच्छा, यहाँ जब लिखा हुआ है x+y = 3, इसका मतलब है कि ये लाइन दोनों एक्सिस में से 3 वाले पॉइंट से पास हो रही है। ये एक शॉर्टकट है, आपको याद होना। अच्छा, ये लेस देन है तो इसका मतलब है ये कौन सा रीजन है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रीजन है, अंदर का रीजन है। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन है x <2। तो x एक्सिस पे 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलो मैं इसको रेड से ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो 2 से अगर मैं इसको पास करता हूँ, अच्छा ये लेस देन का साइन है, इसका मतलब है ये इस साइड को इंडिकेट कर रही है, लेफ्ट साइड को। अब इस रीजन में, ये वाले रीजन में, जो ये रीजन है, इस रीजन में जो भी ऑर्डर पेयर है वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास 1,1 यहाँ पाया जा रहा है, ये रहा 1,1। तो 1 भी होगा। 2,1 बाहर है, यानी कि इसी लाइन पर है, तो ये तो नहीं हो सकता, बाहर जा रहा है। 1,2 एक्स की वैल्यू 1 और ये 2। हाँ, ये ऑलमोस्ट हमारे पास, ये भी लाइन पर ही है, लाइन के अंदर नहीं है। उसने लाइन इन कहा है ना, तो ये यहाँ इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ऊपर नहीं आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब है सिर्फ ऑप्शन 1, 1 ओनली ही आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है द इनइक्वालिटी हुज सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन नंबर लाइन इज। यहाँ पर हम ये प्रोमिनेंट डॉट देख रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा या तो सिंबल होगा लेस देन का या ग्रेटर देन का। और ये राइट साइड पे जा रहा है तो इसका मतलब है हमारा सिंबल होगा ग्रेटर देन का। ठीक है जी। तो ये x इज ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है, 1। तो ये आएगा। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ला इन द सॉल्यूशन रीजन ऑफ x+2y <3 एंड x3x - y <1। अच्छा, ये अगेन उसी तरीके से हमें कार्डिनल प्लेन यूज करना होगा और उसमें ये ड्रॉ करना होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल नहीं है। तो पहले हमें इन दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स मालूम करने होंगे। जैसे इसके भी दो पॉइंट्स हैं, तो पहले मैं इसको x+2y = 3 एक इक्वेशन की शक्ल दे देता हूँ। यहाँ मैं पुट करता हूँ कि x बराबर है 0। उससे क्या होगा कि मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो 2y बराबर हो जाएगा 3, और y बराबर हो जाएगा 3/2, जिसको मैं 1.5 भी कह सकता हूँ। तो पहला ऑर्डर पेयर मेरा आ रहा है 0,1.5। अच्छा जी, अब अगर मैं इसी इक्वेशन में अब y पुट कर देता हूँ 0। तो अगर मैं इसका y पुट कर देता हूँ, पुट y = 0, तो इसी इक्वेशन में y पुट करना है मैंने 0। तो x प्लस y वाली टर्म तो 0 हो गई, =3। तो x क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। तो जो दूसरा ऑर्डर पेयर आया वो मेरा क्या आया, 3,0। तो ये दो ऑर्डर पेयर हमें याद रखने हैं, ये इस इक्वेशन के हैं। अब जरा इस इक्वेशन की तरफ देखते हैं। मैं इसको जरा यहाँ लिख देता हूँ, 3x - y
इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखने पहले, अब दोबारा वही x की जगह 0 पुट कर दें आप। तो जब आप इसको x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, -y = 1। तो y आपका आएगा -1। तो जो पहला ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का बना वो क्या बना, वो आपका बना 0, -1। अच्छा, दूसरा ऑर्डर पेयर मालूम करने के लिए हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, y 0 पुट कर देते हैं। तो 3x - 0 = 1 और x बराबर होगा 1/3। तो x की वैल्यू क्या बनती है, 0.33। तो जो इसका सेकेंड ऑर्डर पेयर बन रहा है वो बन रहा है 0.33, 0। अच्छा, जरा एक काम करते हैं, एक एक तो ये दो ऑर्डर पेयर हमने ड्रॉ करने हैं, और कौन से दो ऑर्डर पेयर ड्रॉ करने हैं, इसको मैं जरा सा 1 मिनट इरेज कर देता हूँ, यहीं पर ही इस वाली क्वेश्चन का भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है आपका दूसरी क्वेश्चन का 0, 1.5, और इसका दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, 3, 0। ठीक है जी। बाकी कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस इक्वेशन के ये दो ऑर्डर पेयर हैं। अच्छा जी, अब ये कार्टेशियन प्लेन पे हमने यही ऑर्डर पेयर जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो पहले इसका ऑर्डर पेयर कौन कौन से थे हमारे पास, 0, -1.5। मतलब एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1.5 है, तो वो यहाँ कहीं आएगा। और एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ आएगा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो कुछ डॉटेड लाइन ऐसे बनती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें इसके अंदर ये भी बताया गया है कि ये लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब है इसका नीचे वाला रीजन है। अच्छा जी, अब दूसरी लाइन की तरफ बनते हैं, इसके ऑर्डर पे है 0, -1। तो 0, -1 यहाँ होगा। और दूसरा ऑर्डर पे है 0.33, यानी कि एक्स की वैल्यू 0.33 और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये कहीं यहाँ होगा। तो अगर मैं इन दोनों को भी ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ ये डॉटेड लाइन कुछ ऐसे बनती है। अच्छा, अब ये जो है ये ग्रेटर देन का साइन है, तो इसका मतलब है कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा। तो अगर आप इन दोनों एरोस की रिस्पेक्ट से देखें तो ये सारा रीजन है हमारा, जिसके अंदर अब आप हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जो इस रीजन में पाया जा रहा है। तो पहले तो हम ये देख सकते हैं कि ये 0, 0 तो इसमें है। ठीक है जी। और बाकी के जब 0, 0 है तो बाकी के ऑब्वियसली नहीं होंगे, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 2, 0 जो है हमारा, एक्स की वैल्यू 2 ये बाहर जा रहा है, ये यहाँ है, ये आउट है। और 0 यानी कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, तो ये भी बाहर है। ठीक है जी। और 1, 1 भी यहाँ पर ही बाहर है हमारा। ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ 0, 0 जो है वो इस रीजन के अंदर पाया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफ है, द गिवन ग्राफ शो 4 डिफरेंट रीजन्स लेबल 1, 2, 3 एंड 4, विच रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। सेम लॉजिक है हमारी, हमने ऑलरेडी हमें ये बता दिया गया है कि ऑलरेडी ड्रॉ भी कर दिए इन्होंने हमारे लिए, इससे आसानी क्या होगी, बस हमें क्या करना है, रीजन आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, अब हम अगर पहली वाली इनइक्वालिटी को देखते हैं, इसको इसमें कह रहा है x + 3y << तो भाई ये जो है इसका कौन सा रीजन होगा, ये डाउनवर्ड रीजन होगा, लेस देन है ना। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इनइक्वालिटी में भी लेस देन का साइन है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन एक मिनट अगर हम गौर से देखें यहाँ पर y ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है जब y ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है अपवर्ड साइन है, तो ये वाला रीजन होगा। अच्छा, इसके हिसाब से देखें तो इन दोनों के हिसाब से तो जो हमारा रीजन बनता है वो ये रीजन बनता है। तो इस रीजन में हमारा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना 3 वाला। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते तो हम मिस्टेक कर जाते। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना होता है कि हमारे पास जो साइन चलता है वो वाई के रिस्पेक्ट से चलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो मैट्रिसेस के स्टार्ट हो रहे हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स।
एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है कि आप इसमें जीरो 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 ऐड कर दो। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, इफ सी इज द नॉन जीरो रियल नंबर देन सी, अच्छा सी इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए, सी मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो सी हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो सी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारी जो इक्वेशन बनती है वो डी बनती है, जो हमारा आंसर बनता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 में द मैट्रिक्स ई हमें दी गई है, इसमें कितनी रॉज हैं, दो रॉज हैं और एक ही कॉलम है। ठीक है, और इसमें एफ जो दिया गया है इसमें कितनी रॉज हैं, एक रॉ है और दो कॉलम है। ठीक है, हमने ई मल्टीप्लाई बाय एफ करना है, तो ये हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसमें ये दोनों नंबर सेम है, सेम नंबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है कि जो रॉ के एलिमेंट्स होते हैं, रॉ के एलिमेंट कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमारी जो पहली रॉ है उसमें क्या है, टू है, सिर्फ टू है, तो टू किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के थ्री से। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास कॉलम ही खत्म हो गया, तो नेक्स्ट कॉलम में टू लिखा हुआ है, तो टू दोबारा मल्टीप्लाई होगा टू से। अब आप नीचे आ जाते हो माइनस थ्री की तरफ, माइनस थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस थ्री से। और इसी तरीके से यही माइनस थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा, टू से होगा। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी -6 4 +9, क्योंकि दोनों माइनस के साइन है, और माइनस का 6। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनता है वो ए। अच्छा, अब ये गौर से देखें, ये हमारा 2/1 और 1/2 का था, तो रिमेनिंग नंबर क्या थे, 2,2। तो इसका जो नई आने वाली मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर आना ही 2/2 था। तो अगर हम कैलकुलेशन ना भी करते तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ही दिया हुआ है जिसमें 2/2 की मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट हम ये आंसर दे सकते थे। तो लेकिन मैंने आपको मेथड भी बताना था, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, फॉर द मैट्रिक्स, यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है, जो कि 2/2 की मैट्रिक्स है, वो आपकी 2/1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2/2 की 2/1 से मल्टीप्लाई हो रही है, और इक्वलेंट दे रहा है ए और बी के, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हमने कुछ नहीं करना, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो वही वाला तरीका इख्तियार करेंगे, वन मल्टीप्लाई होगा टू से, फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि अभी इसी रॉ में जीरो भी मौजूद है, तो जीरो मल्टीप्लाई होगा थ्री से, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलम में थर्ड भी है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये कॉलम ही खत्म हो गया, तो नीचे वाली लाइन पे आएंगे। अब जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो टू से होगा, और वन किससे मल्टीप्लाई होगा, वन थ्री से होगा। अच्छा, ये सब कुछ ए के बराबर है, ए और बी के। तो अच्छा, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा आपका, टू वन ज़ा टू, जीरो, ये थ्री का जीरो हो जाएगा, और ये थ्री हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं जीरो, टू प्लस जीरो करूँ, टू प्लस जीरो क्या होता है, टू प्लस जीरो टू होता है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू टू हो गई। और इसी तरीके से थ्री प्लस जीरो किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी, थ्री हो गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 38, इफ 6 3 4 ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ ए। याद रखें, जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स कहें तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो होता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसके जो फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे कॉलम को, मतलब 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो ए से, फिर माइनस का साइन आता है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6a - 12 इक्वल टू जीरो, 6a इक्वल टू 12, और ए आ जाएगा 12/6, जो कि क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो ये हमारा +2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या कह रहा है, इफ पी 1 2 - 3 - 5 देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पी। इसका मतलब हमें ये क्या करना है, हमने इनवर्स मालूम करना है पी का। तो हमारे पास पी इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का, उसका फॉर्मूला ये है कि पहले हम करते हैं
रेसिप्रोकल उसके डिटर्मिनेंट को। अच्छा यहाँ मैंने ए लिख दिया, इसको पी लिखना चाहिए था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। चलो मैं इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ। और हमें एडजॉइंट ऑफ पी लेना होता है। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अभी मैंने आपको तरीका बताया है, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जब 5 से -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। और -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, -6। ठीक है जी। अच्छा एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से बता दूं, 1 मिनट इसको इरेज करके। एडजॉइंट में जो फर्स्ट कॉलम होता है इसकी क्या होता है, जगह तब्दील हो जाती है। मतलब -5 1 की जगह आ जाएगा, 1 -5 की जगह चला जाएगा। और दूसरा वाला जो हमारा ये ये वाला हिस्सा है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका साइन अब -3 से क्या हो जाएगा, +3। प्लस हम मेंशन नहीं कर रहे, और +2 से ये क्या हो जाएगा, -2। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मजे की बात ये है कि ये 1 ही आता है, 1/1। तो इस रिस्पेक्ट से ये जो मैट्रिक्स है, ये -5 3 -2 और 1 बन गई, कि कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है वही रहती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ऑन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है। क्रैमर रूल, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स का जो हमारा जो भी वैल्यू होती है या उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो, अच्छा याद रखिएगा क्रैमर रूल में हमें दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है इसको A1 कहते हैं, ये -2 हो गया। B1 जो होता है वो वाई का कोफिशिएंट होता है, जिसको हम 5 कहते हैं। और C1 जो इक्वल के बाद लिखा हुआ हो, वो इक्वल के बाद का नंबर का कोफिशिएंट होता है। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें, इसमें हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वो A2 कहलाएगा। वो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और वाई का कोफिशिएंट है हमारा -3, इसको B2 कहेंगे। और जो इक्वल के बाद नंबर आ रहा है वो 5 है, ये C2 है। ठीक है जी। क्रैमर रूल में पहले हम हमारी इक्वेशन याद रखें कि AX + BY = C इस शक्ल में होनी चाहिए। ऑलरेडी हमारी दोनों इक्वेशन थी, तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी। अच्छा अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो इसको हम डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स ऑफ x भी कहते हैं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है कि जो हमारा जो पहला कॉलम होता है उसमें आएगा C1 C2, दूसरे कॉलम में आएगा B1 B2। तो अब हमारी C1 C2 की वैल्यू है 11 5, और B1 की वैल्यू हमारे पास है 5 -3। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो आंसर बनता है वो आंसर सी बनता है। थैंक यू।